जय हिंद। आप सभी का आपके अपने चैनल मूव ऑन स्टडी में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने साइंस का पहला टॉपिक प्रकाश प्रवर्तन और अपवर्तन लेके आया हूँ। इससे पहले वीडियो में मैंने पूरे एक्सपेरिमेंट के साथ पढ़ा दिया था। अब मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंस होने वाले किसी भी कम्पिटिटिव एकेडमिक एग्जाम के लिए, तो आप लोग बने रहिए। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ दोस्तों, प्रकाश क्या होता है। तो देखिए, प्रकाश जो होता है छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। और ये जो छोटे छोटे सूक्ष्म जो कण होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं फोटोन। क्या कहते हैं दोस्तों? फोटोन। और ये फोटोन का जो नियम है ना, वह आइंस्टीन महोदय ने दिया था। आइंस्टीन E=mc²। अब देखिए, ये उनका नियम है। ये उन्होंने 1905 में दिया गया था उनके द्वारा। ठीक है, अब याद रखिएगा, इसमें जो सी होता है वह प्रकाश की चाल होती है। तो जो वैक्यूम में जो प्रकाश की जो चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो एक क्वेश्चन से मैंने इतना बताया हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन अगर आपसे कोई पूछ देता है दोस्तों कि प्रकाश जो होता है, प्रकाश दिवस कब मनाते हैं, व्हेन डू वी सेलिब्रेट लाइट डे, तो हमेशा याद रखिएगा 16 मई को हमेशा प्रकाश दिवस मनाते हैं। ठीक है, 16 मई को प्रकाश दिवस मनाते हैं। अब प्रकाश का दो कंसेप्ट होता है, तो ध्यान से देखिए सुनिएगा। तो प्रकाश का पहला कंसेप्ट देखिए, मैं बता देता हूँ। प्रकाश का एक होता है कनिका सिद्धांत। अगर प्रकाश का कनिका सिद्धांत की बात की जाए तो कनिका सिद्धांत न्यूटन महोदय ने दिया था। और यही अगर बोला जाए तरंग सिद्धांत तो हाइगेंस महोदय ने दिया था। हाइगेंस ने दिया था तरंग सिद्धांत और कनिका सिद्धांत दिया था न्यूटन्स ने। ठीक है, तो आप लोग ये माइंड में आप लोग रखिएगा। ठीक है, यानी कि प्रकाश की किरणें गमन करती है, एक सीधी रेखा में गमन करती है। इसका फर्स्ट का आंसर हो गया ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रकाश तरंगे हैं। तो हमेशा आप लोग याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा विद्युत चुंबकीय तरंग। यानी जो प्रकाश जो होता है दोस्तों, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब देखिए, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग तो है ये, साथ साथ इसे हम लोग अनुप्रस्थ तरंग भी कहते हैं। अनुप्रस्थ तरंग भी कहते हैं। ठीक, अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं इसे। ठीक है, अब इसे अनुप्रस्थ तरंग इसलिए कहते हैं क्योंकि आप लोग ये जो होता है ट्रांसफर की तरह करते रहते हैं, इसलिए हम लोग इसे बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, चलिए अब अगर ध्वनि की बात करते हैं, अगर ध्वनि की बात करें, देखिए इसमें आधा धा लग रहा है। क्या लग रहा है दोस्तों? आधा था। तो इसलिए अगर ध्वनि की बात किया था ना, तो आधा धा था, तो इसलिए हम लोग इसे बोलते हैं अनुदैर्ध्य तरंग। क्या बोलते हैं दोस्तों? अनुदैर्ध्य तरंग। कैसे ट्रिक पता कि आधा धा से अनुदैर्ध्य हो गया, और ये प्रास हो गया प्रकाश प्रस्थ तरंग। ये आप लोग हमेशा माइंड में क्लियर कर लीजिएगा। मैं ट्रिक के साथ बता रहा हूँ ताकि आप लोग को याद ना करना पड़े। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ता हूँ। क्या बोल रहा है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है, देखिए यहाँ पे आराम से इसका ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं बता देता हूँ। तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है दोस्तों 3 × 10⁸ होता है। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो मैं इसके बारे में ऑपरेशन कर देता हूँ। देखिए, सबसे पहले याद रखिएगा, जो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸, इसे रोमर नामक वैज्ञानिक ने निकाला था। किसने निकाला था? रोमर नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, तो ये आप लोग माइंड में हमेशा इसका याद रखिएगा। निर्वात का अर्थ होता है वैक्यूम, यानी फ्री स्पेस। तो ये जो फ्री स्पेस में अगर कोई भी प्रकाश की चाल गमन करती है ना, तो वह किसी चीज़ पर निर्भर नहीं करती है। अर्थात बोले तो ना ही तो वो वेवलेंथ पर डिपेंड करेगा। देखिए, मान लीजिए ये देखिए, ये आप लोग को इस टाइप से मैं बता देता हूँ। देखिए, ये आपको डायग्राम इस टाइप से पता होगा, मैंने 9th क्लास में पढ़ाया था। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यानी कि देखिए, ये अगर दो लगातार क्रस्टों के बीच की दूरी को बोलते हैं वेवलेंथ, या ट्रफों के बीच की भी दूरी को बोलते हैं वेवलेंथ। इसका जो मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसे हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं दोस्तों? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड इससे बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, आई होता है वेवलेंथ, यानी कि एक सेकंड में जितना ये सर्कल चक्कर लगा उसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो जो निर्वात में जो प्रकाश की चाल है ना वो फ्रीक्वेंसी पे निर्भर करती है, ना ही वेवलेंथ पे निर्भर करती है, ना ही एम्पलीट्यूड पे। तो आप लोग ये हमेशा ध्यान पे रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूँ। लिख रहा, देखिए, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब की जो प्रकृति होता है, ध्यान से देखिएगा। तो समतल दर्पण में जब भी प्रतिबिंब की प्रकृति होगा तो हमेशा याद रखिएगा आभासी और सीधा रखिएगा। आभासी और सीधा, तो मैं इसके बारे में मैं बता देता हूँ, तो आप लोग बने रहिए। देखिए, सबसे पहले समतल दर्पण, देखिए ये मान लीजिए समतल दर्पण है, ये इसके पीछे जो साइड होता है हमेशा वो, इसका मैं फिर से बताता हूँ, सॉरी। समतल दर्पण का इसका आंसर के साथ ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। इसका जो आंसर होगा दोस्तों आभासी और सीधा, आभासी और सीधा। अब देखिए, मैं एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ विथ कंसेप्ट के साथ। देखिए, समतल दर्पण उसे कहते हैं जो एकदम प्लेन मिरर हो। अब देखिए, मिरर का जो पिछली पार्ट्स होता है उसे हम लोग बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट से, ये रंगीन पार्ट्स होता है, ये सिल्वर नाइट्रेट का होता है। हमेशा याद रखिए सिल्वर नाइट्रेट। इसका यूज करते हैं हम लोग मतदान के समय। क्लियर है? अब देखिए, यहाँ पे कंसेप्ट याद रखिएगा। अगर कोई मान लीजिए व्यक्ति है, ये मान लीजिए कोई भी वस्तु, ये व्यक्ति है, अगर ये किसी चीज़ को अगर दिखता है तो इसके बीच मान लो कि दूरी अगर 100 मीटर है,
अगर 100 मीटर है ना, तो प्रतिबिंब की दूरी हमेशा इसका दुगना होता है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 200 मीटर। कैसे हुआ? हमेशा दुगना होता है। क्लियर हुआ? अब देखिए, इसमें जो प्रतिबिंब जो बनेगा, हमेशा जो बनेगा वो आभासी बनेगा। कैसा बनेगा? आभासी। अब देखिए यहाँ से एक मैं ट्रिक बनाता हूँ। आभासी का अर्थ होता है वर्चुअल, ठीक है। अब जहाँ भी कोई भी चीज़ में अगर आभासी प्रतिबिंब बनता है ना, तो आप लोग यहाँ ध्यान से देखिए, ये लिख रहा है दोस्तों आभासी। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में सी से खत्म हो रहा। अगर हम लोग को बचपन से ये पढ़े, जहाँ से काम शुरू खत्म होता है वहाँ से स्टार्ट भी करते हैं, तो सी से खत्म है ना, तो यहाँ सी से स्टार्ट करें, यानी आभासी के साथ साथ यहाँ पे सीधा बनेगा। कैसा बनेगा? सीधा। अब देखिए समतल में कुछ इधर उधर नहीं है, तो समतल लगा 4 शब्द का अर्थ यानी कि बराबर यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। तो यानी समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब बनता है आभासी, सीधा और बराबर। और अगर दो बिंदुओं के बीच की दूरी अगर 100 मीटर है, तो इसका दुगुना कर दिया 200 मीटर। और इसको जो पीछे जो लेप लगा होता है सिल्वर नाइट्रेट का, ठीक है। तो मैंने इतना बताने का प्रयास किया हूँ। और अगर दो समतल दर्पणों के बीच की अगर एक समतल दर्पण को दो को के बीच रखा जाए ना, तो इन्फिनाइट प्रतिबिंब बनता है। चलिए अगला क्या बोल रहा है, देखिए समतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या होती है। तो इसका कंसेप्ट के साथ मैं बता रहा हूँ, देखिएगा। मान लीजिए मैं ये दोस्तों ये समतल दर्पण है, तो इसका वक्रता त्रिज्या जो बनेगा ना, कहाँ से बने? कहीं नहीं होगा। यानी कि मान लीजिए कि इसका एंगल तो 360 हो रहा है, यानी सीधा है। मान लीजिए कि 180 डिग्री, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए प्लेन मिरर है ये, तो इस पर तो एंगल जो बना 180 का बन रहा। तो 180 को अब हो रहा वक्रता तो जीरो हो रहा, तो 180 को जीरो से डिवाइड कीजिए, कितना रहा? इन्फिनिटिव। यानी इसका जो वक्रता त्रिज्या का वैल्यू होगा इन्फिनिटिव हो गया। कैसे हुआ मैं ये भी बता दिया। लेकिन यही अगर आपको बोलता है स्फेरिकल यानी कि गोलीय दर्पण का, तो गोलीय दर्पण का कंसेप्ट मैंने बताने का प्रयास किया था इससे पहले वाले वीडियो में, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो मैं फिर भी बता देता हूँ। तो गोलीय दर्पण में जो वक्रता त्रिज्या होती है एफ इजकल, देखिए एफ इजकल टू होता है 2r, ठीक है। एफ इजकल टू 2r होता है, या फिर एफ सॉरी, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, देखिए एफ इजकल टू होता है r/2 होता है, ठीक है। ये होता है, तो आप लोग इससे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करता हूँ। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो याद रखिए फोकस दूरी भी जो होगी इन्फिनाइट होगी, क्योंकि फोकस इजकल टू होता है रेडियस। तो यहाँ ये जब इन्फिनिटी में तो वो भी होगा ना, तो यानी अनंत हो गया इसका, ठीक है। अगला, एक समतल दर्पण से 100 मीटर की दूरी पर लंबवत, यहाँ पे कंसेप्ट ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है दोस्तों? लंबवत। तो लंबवत जब भी खड़ा रहेगा, और लंबवत जब भी खड़ा रहेगा और उसके बीच की दूरी क्या होगी? तो जितना आपका लंबवत यानी कि यहाँ पे कंसेप्ट इसका ये है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कितना बोल रहा? ध्यान दीजिए क्या बोल रहा? 100 मीटर ना, तो कुछ मत कीजिए, 100 को केवल 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आ गया? 200 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर डाल दीजिए, यानी कि इसका आंसर 200 है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो गया। ये कंसेप्ट हमेशा याद रखिएगा आप लोग, लंबवत में होता है, ठीक है। अगला, प्रकाश प्रवर्तन के नियम होते हैं। तो प्रकाश के प्रवर्तन के जो नियम होते हैं ना, तो प्रकाश के जो प्रवर्तन के जो नियम होते हैं वो मेनली होते हैं, प्रकाश के प्रवर्तन के नियम होते हैं। तो प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम होते हैं। अब मैं आप लोग को मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखिए फर्स्ट नियम ये बोलते, देखिए मान लीजिए कि ये आपका मिरर है, मान लीजिए कोई लाइट आई, इंसिडेंस क्या, ये टकरा के तुरंत रिफ्लेक्ट होगा। तो यहाँ पे ये देखिए, ये जो आपको नॉर्मल कहलाती है, क्या कहलाती है दोस्तों? नॉर्मल। तो इसका नियम मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट नियम ये बोलता है, इसका जो यहाँ पे जो एंगल बनता है, यानी नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच जो एंगल बनता है बोलते हैं उसे इंसिडेंट एंगल। और यहाँ पे जो बने रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो ये दोनों एंगल इक्वल होता है, यानी एंगल आई इक्वल टू होता है एंगल आर। फर्स्ट रूल तो ये होता है। और सेकेंड रूल इसका ये होता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल सभी एक ही फेज में होता है। तो आप लोग ये 2 कंसेप्ट हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो ये था। और हम लोग याद रखिएगा, प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम होते हैं। एक होते हैं, 2 प्रकार होते हैं, एक होते हैं रेगुलर प्रवर्तन, एक होते हैं इरेगुलर। तो अगर हम लोग किसी वस्तु को शीशा में देखते हैं या फिर प्लास्टिक में देखते हैं, तो वो रेगुलर प्रवर्तन की वजह से देखते हैं। लेकिन हम लोग अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को हम लोग देखते हैं, तो वो इरेगुलर प्रवर्तन की वजह से देखते हैं। और दुनिया में ज़्यादा इरेगुलर प्रवर्तन ही होता है, ठीक है। अगला क्या बोल रहा? प्रवर्तन के नियम लागू होते हैं। तो प्रवर्तन के जो नियम लागू होते हैं दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा, किसी भी प्रवर्तक सतह पे होते हैं, प्रवर्तक पृष्ठ पे ही होते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या लिख रहा है, गोलीय दर्पण की ज्यामितीय केंद्र को क्या कहते हैं? यहाँ ध्यान दीजिए, ज्यामितीय केंद्र बोल रहा। तो जब भी अगर क्वेश्चन अगर आता है कि इसके ज्यामितीय केंद्र को क्या कहते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ध्रुव होगा। अब मैं ये भी बताता हूँ, देखिए ध्यान से, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा। देखिए दोस्तों, ये आपका गोलीय दर्पण है ना। अब मैं यहाँ से कुछ कंसेप्ट बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे जो बीच में होता है उसे हम लोग बोलते हैं सेंटर, ठीक है। और ये वैसे सी बोलते हैं। अब देखिए यहाँ से जो लाइन जो खींच रहे हैं, यानी इसे जो हम लोग बोलते हैं, ये देखिए ये आता है आपका सी होता है। और जो दोनों
लेंस दर्पण के बीच में, इसको बोलते हैं पोल यानी फोकस। अब देखिए यहाँ से देखिए, ये जो आपको हो गया ना, ये अवतल दर्पण हो गया यानी कि कनकेव हो गया, और ये हो गया उत्तल यानी कन्वेक्स हो गया। तो इसका केंद्र जो होता है, देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे ज्यामितीय केंद्र है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, ध्रुव बोलेंगे ना। इस टाइप से मैं बताने का प्रयास किया हूँ, ठीक है। अगला, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, देखिएगा। सबसे पहले मान लीजिए कि मैं ये अवतल दर्पण खींचा हूँ, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये अवतल दर्पण खींचा हूँ दोस्तों, ये यानी कि रंगीन पार्ट से ये देखिए, ये इसका ध्रुव होता है, ठीक है। अब देखिए, आइए वक्रता केंद्र इसका मान लीजिए सी था, ये जो रेखा जो मिलाता है ना, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं दोस्तों, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल और शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। क्या लिख रहा है, देखिए ध्यान से, किसी गोलीय दर्पण की, क्या लिख रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये मेरा इनकम जो है ना इधर। चलिए, क्या लिख रहा है, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच क्या संबंध है। जब भी ऐसा है, क्या बोला, फोकस दूरी, तो मैंने अभी आप लोग को बताना, एफ इजकल टू क्या होता है दोस्तों, r/2। तो कहीं ऑप्शन में है आधा, तो मार दीजिए आप लोग आधा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, आधी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूँ। अभिसारी दर्पण किसे कहते हैं, तो अभिसारी जो दर्पण हम लोग कहते हैं वह उत्तल दर्पण को कहते हैं। किससे कहते हैं, उत्तल दर्पण को। अब क्यों कहते हैं, अब इसका कंसेप्ट जानिए। यहाँ पे देखिए, उत्तल दर्पणों को अभिसारी दर्पण कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले देखिए, उत्तल दर्पण होता है दोस्तों, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है क्या सागर, एक मिनट देखते हैं, ये मान इस पे कर देते हैं। देखिए, उत्तल दर्पण को हम लोग अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, उसका कंसेप्ट आप लोग आप जानिए इस वीडियो के माध्यम से। देखिए, मान लीजिए मैंने ये उत्तल दर्पण खींचा हूँ, ठीक है। तो हम लोग इसमें रिफ्लेक्शन का रूल होता है, ये मान लीजिए कि मुख्य चाहिए, अगर कोई रे मान लीजिए इसका समांतर में जा रही, ये अगर टकराती है ना, तो वापस टकरा के वापस आ जाते हैं, यानी इस टाइप से टकरा के वापस आते हैं पोल से, है ना, सी एफ से। तो इसलिए यानी ये एक जहाँ पे सभी को अभिसार यानी कन्वर्ज करता है, यानी एक बिंदु पे सभी को रे को क्या करता है, कन्वर्ज करता है, इसलिए इसे हम लोग अभिसारी दर्पण कहते हैं, ठीक है। और अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। क्लियर है। चलिए अगला, अब देखिए, इसमें याद रखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिएगा, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिएगा ध्यान से, गोलीय दर्पण की वक्रता, देखिए यहाँ पे फोकस दूरी आगे बोल रहा, और फिर वक्रता त्रिज्या बोल रहा, तो याद रखिए इसके बोले तो आर इक्वल टू लिखिएगा 2f, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। अगला, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या बोल रहा है, 20 सेंटीमीटर है। कितना बोल रहा है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे 20 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी, कुछ नहीं करना है, क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस एक कंसेप्ट याद रखना है। क्या बोल रहा, तो हम लोग को याद है फोकस दूरी एफ इक्वल टू क्या होता है फार्मूला दोस्तों, r/2। तो यानी कि 20 का हम लोग आधा कर देंगे, कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी। ये कंसेप्ट आप लोग हमेशा याद रखिएगा। अगला, क्या बोल रहा, उस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है। देखिए सबसे पहले इसमें आर दिया हुआ है, क्या दिया दोस्तों, यानी कि देखिए हम लोग आपको फार्मूला बताएं, एफ इक्वल टू क्या होता है, बताइए आप लोग खुद। एफ इक्वल टू होता है फार्मूला, एफ इक्वल टू होता है क्या, r/2। तो इसमें ध्यान दीजिए, आधा कर दीजिए ना, 32 का आधा कर दिया, 16 आ गया, ठीक है, हाफ कर रहा हूँ मैं। किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो मैं इसके बारे में बताता हूँ। क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे ऋणात्मक हो रही किस दर्पण की, तो यहाँ पे कंसेप्ट के साथ मैं बताने का प्रयास करूँगा भरपूर। देखिए, ऋणात्मक की अगर बात की जाए किस फोकस दूरी, तो हमेशा याद रखिएगा, यू जो होता है यानी वस्तु दूरी, किसी भी दर्पण की वस्तु दूरी जो होती है ना, वो हमेशा वस्तु दूरी हम यानी यू जो होते हैं किसी भी दर्पण की, वो हमेशा माइनस में होती है, नेगेटिव होती है। और देखिए, भी और एफ यानी कि इमेज डिस्टेंस और फोकस डिस्टेंस, ये आपका माइनस माइनस में अगर है, तो यानी अगर तीनों माइनस में, तो समझिए वो अवतल दर्पण है। क्या ये अवतल दर्पण है। पर अगर भी और एफ अगर प्लस में आ गया, यानी कि प्लस में आ गया ना, तो आप लोग अगर ये अगर प्लस में आता ना, तो आप लोग समझ जाइए उत्तल दर्पण है। लेकिन हमेशा इसमें माइंड में रखिएगा, यू दोनों दर्पण में माइनस में होती है। लेकिन अगर ऋणात्मक बात की जाए फोकस दूरी, तो ये आपका अवतल दर्पण में होती है, और प्लस की बात करें तो उत्तल दर्पण में होती है। यही उसी पर उत्तल लेंस और अवतल लेंस में भी होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया बी। अगला, उस अवतल दर्पण की, देखिए यहाँ पे इसका भी कंसेप्ट के साथ मैं ट्रिक बता, देखिए क्या बोल रहा, ध्यान दीजिएगा, जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र सी पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। कुछ नहीं करना है आप लोग को, मैं एक ट्रिक बताता हूँ, इसके माध्यम से आप लोग सब क्वेश्चन बना लीजिएगा। इसका कुछ नहीं करना। देखिए मान लीजिए सबसे पहले आपको एक अवतल दर्पण बनाना है, ये देखिएगा ध्यान से, थोड़ा मिस्टेक हुआ हमसे। सबसे पहले आपको एक अवतल दर्पण बनाना है,
देखिएगा, देखिए मैं मान लीजिए एक अवतल दर्पण बनाया हूँ दोस्तों, ये अवतल दर्पण है, ये AgNO3 है ये। तो ये देखिए मान लीजिए कि ये मुख्य अक्ष है, यानी यहाँ पे क्या होता है P होता है, इसमें थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। ये आपका P हो गया, ये F होता है फोकस दूरी, ये C होता है, और ये हम लोग अनंत मान लेते हैं यानी W। कंसेप्ट ध्यान में रखिएगा। देखिए यहाँ पे नंबर दे रहा हूँ क्योंकि यही मेन कंसेप्ट है। देखिएगा सबसे पहले मान लीजिए मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 का कंसेप्ट ले लूँगा, ठीक है। अब याद रखिएगा यहाँ से आपको अपोजिट डायरेक्शन चलना, 1 2 3 4 5। अब जो 6 आ रहा ना इसके अपोजिट में यानी यहाँ पे डाल दीजिएगा, क्लियर। यानी इसका कहने का तात्पर्य ये हुआ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। अगर किसी वस्तु को अगर अनंत पे रखते हैं, अगर किसी वस्तु को हम लोग अनंत पे रखते हैं ना, तो उसका प्रतिबिंब देखिए कहाँ बन रहा है, ए पर, यानी कि फोकस पे बन रहा है। पहला कंसेप्ट समझ में आ गया। अगर किसी वस्तु को सी और अनंत के बीच रखते हैं, यानी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच अगर रखते हैं, तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा सी और एफ के बीच में बनेगा। यानी यहाँ से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मर्ज हो गया। इसी प्रकार अगर प्रतिबिंब सी पे रखते हैं, यानी सी को हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र पे रखें ना, तो सी पे ही बनेगा। यानी इसका ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो ये सी पर बन रहा है। ये तो आप लोग को समझ में आ गया कहाँ बन रहा है, सी पर। यही ऑप्शन अगर मान लो को बोलता है ये सी और एफ के बीच रखते हैं, तो आपका अनंत और सेंटर के बीच में बनता है। देखिए, और यही अगर आपकी बातों को मैं बढ़ाता हूँ, अगर ये बोलता कि एफ पे रखते हैं यानी पांचवा में, तो यहाँ पे देखिए कहाँ बनता, सी और डब्ल्यू के बीच में, क्लियर है, बल्कि सॉरी अनंत पे बनता। अगर आपका इसमें एक सबसे मेनली ये है, अगर आपका ये बोलता कि पी और एफ के बीच में रखते हैं, यानी कि मुख्य अच्छा फोकस के बीच अगर रखते हैं ना, तो प्रतिबिंब आपका जो बनता दर्पण के पीछे बनता। कहाँ बन रहा है ये दोस्तों, पीछे बन रहा। अब पीछे बनने का अर्थ ये हो गया ना, अगर पीछे बन रहा तो ये आपका आभासी बन रहा। कैसा बन रहा, आभासी। और इससे पहले वाले वीडियो में इसके फर्स्ट में ही बताया था, अगर आभासी बन रहा तो सी से क्या हो गया, सीधा। तो यानी कि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है सीधा और आभासी बनता है, और इधर अगर बन रहा राइट साइड में तो इधर वास्तविक और उल्टा हो रहा था। तो ये कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप लोग सुनते रहिए बस कंसेप्ट के साथ, ठीक है। चलिए अब आगे मैं बढ़ता हूँ ध्यान से। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, सी पर। कैसे बताए आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और वस्तु के बराबर बनता है, क्लियर। देखिए अगला क्या बोला, देखिए इसके पहले वाले में जो कंसेप्ट है, इसी से आप लोग क्वेश्चन नंबर 19 भी आप लोग बना सकते हैं। क्या बोल रहा है, किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बीम से बड़ा कब पाया था। अभी मैंने बताया था, देखिए फिर से देखिए, कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों को सिखाऊंगा तो मैं सिखाऊंगा कंसेप्ट के साथ हुए। देखिए अवतल दर्पण, सबसे पहले मैंने एक अवतल दर्पण खींचा, ड्रॉ किया हूँ, है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये आपका जो लाइन खींचा, यहाँ पे पी होता है, नहीं प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, और ये सेंटर होता है। यहाँ क्या बोला आप लोगों को कंसेप्ट में मैं अभी जस्ट बताया था, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है इसमें, है ना। देखिएगा ध्यान से, ये अभी कंसेप्ट में बताया था। देखिए ये आपका पी हो गया दोस्तों, ये एफ हो गया, ये सी हो गया, और ये क्या हो गया, डब्लू। 1 2 3 4 5 6, ये कंसेप्ट में बताया था ना। अब जस्ट इसका अपोजिट करते थे, तो यहाँ पे हम लोग 1 सॉरी यहाँ से ही लेते थे 6, याद होगा। अब यहाँ से लेते थे 1 2 3 4 5, यानी क्या बोल रहा, किसी देखिए आभासी, तो आभासी कब बनता, देखिए ध्यान दीजिए, आभासी यानी जब पीछे बनता था ना, आभासी सीधा वस्तु से बड़ा, यानी कि जब किसी वस्तु के प्रतिबिंब को यानी पी और एफ के बीच में रख रहे हैं, यहाँ पे रख रहे हैं ना, तो बनेगा। तो पी और एफ यानी कि दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच, यानी ऑप्शन नंबर डी देख लीजिए, इससे मैं ट्रिक के साथ बताया था, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो दर्पण के ध्रुव एवं मुख्य फोकस के बीच रखने पर होगा, यानी इसका राइट आंसर हो गया डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी सीधा की बात आएगा, तो आप लोग को मैं पहला कंसेप्ट में ये बताया था, आभासी, वर्चुअल। तो लास्ट में किससे खत्म हो रहा है ये शब्द, सी से, तो सी फॉर सीधा। अब आप लोग बताइए आभासी और सीधा किस में बनता है, ध्यान से देखिए, ध्यान से याद रखिएगा, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण में दोनों प्रतिबिंब बनता है। वैसे अवतल बनता है, लेकिन समतल और उत्तल में हमेशा बनता है, ठीक है। इसमें हमेशा बोला इसलिए, तो ऑप्शन नंबर डी जाएंगे, क्योंकि या तो समतल या फिर उत्तल। अगर बराबर की बात आता तो समतल आते हैं, लेकिन वस्तु से छोटा की बात आता ना, तो हम लोग उत्तल आते हैं। आर यू गेटिंग। चलिए नेक्स्ट, कौन सा दर्पण आभासी, सीधा,
क्या बोल रहा है, देखिए ध्यान से। कौन सा दर्पण आभासी, सीधा तथा वस्तु के आकार से छोटा बनाता है? तो देखिए आप लोग को मैंने अभी बताने का प्रयास किया था, अगर छोटा बोलेगा, छोटा अगर गया तो देखिए उत्तल, लेकिन वस्तु के बराबर बोलता था समतल। क्लियर हुआ? अब बड़ा बोलते थे अवतल। चलिए अगला, आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है ये हमारा एक्सप्लेनेशन, प्लीज़ मैं चाहूँगा। अगला, किस दर्पण किस दर्पण किसी दर्पण वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? कुछ नहीं करना है, अवतल देखिए दर्पण अवतल में बनता है। क्यों बना, एक्सप्लेनेशन मैंने बताने का प्रयास किया। अगर समतल दर्पण की बात की जाए तो हमेशा समतल दर्पण में बराबर बनता है। ठीक है, समतल दर्पण में कैसा बनता है, बराबर बनता है। उत्तल देखिए लग भी रहा बेचारा छोटा है तो इसको लिए छोटा कर देंगे, और अवतल थोड़ा सा बड़ा है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, बड़ा। तो अवतल दर्पण में बड़ा बनता है, समतल में बराबर बनता है, उत्तल में छोटा बनता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब होता है। तो मैंने अभी आप लोग को बताया था, वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है उत्तल आभासी और वास्तविक दोनों होता है। आभासी कब होता है, जब पी और एफ के बीच होता है। ठीक है, और वास्तविक बाकी के बीच होता है। ठीक है, आभासी हो गया तो सीधा, वास्तविक हो गया था उल्टा। कंसेप्ट के साथ में बताया था। ठीक है, ये था। अगला क्या बोल रहा, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। अभी मैंने बताने का प्रयास करा, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होगा आभासी और सीधा, और वस्तु से छोटा भी होता है। ठीक है, और वस्तु से छोटा भी, तो ये आप लोग कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आता हूँ, इसके जो बचे हुए क्वेश्चन उसको लेकर आता हूँ। तो आप लोगों को कैसा लगा यहाँ तक आप लोग बताइएगा ज़रूर प्लीज़ हमें, क्योंकि हमें भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है और ये मोटिवेशन आप ही लोग से आता है। तो धीरे धीरे मैं सभी क्वेश्चन, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है क्लास 10th का, 12th का, मैं सभी को बताने का प्रयास करूँगा और सभी विषय का प्रयास करूँगा। आप लोग को जो भी डिमांड होगा आप लोग ज़रूर बोलिए, मैं बताने का प्रयास करूँगा। चलिए थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई दिस चैनल। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, जय हिंद।